सुनहरा हाथी। सोनपुर नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। वो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन वो लकड़ी काटने जंगल में जा रहा था तो उसे एक सोने का सुनहरा हाथी जाल में फंसा हुआ दिखा। तुरंत गोलू ने जाकर उसे छुड़ा दिया। तो सुनहरे हाथी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें अपने सोने के दांत का एक हिस्सा देता हूँ। उसे बेचकर तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आइंदा भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? ये कहकर सुनहरे हाथी ने उसे अपने दांत का एक टुकड़ा दे दिया। गोलू बहुत खुश होकर वहां से चला गया। फिर उन पैसों से उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो गोलू फिर उस सुनहरे हाथी से मिलने गया और अपनी सारी समस्याएं उसे बताईं। सुनहरे हाथी ने कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं फिर से तुम्हारी सहायता करता हूँ। ये लो, मेरे दांत का एक टुकड़ा और ले जाओ। इस तरह गोलू को जब भी कोई जरूरत पड़ती तो वह सुनहरे हाथी से मिलता। उन पैसों से गोलू ने एक बड़ा सा घर बनवाया। उसने काम करना छोड़ दिया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो दारू पीता और अय्याशियां करता। एक दिन गोलू की बीवी कमला ने कहा, सुनिए जी, आप इस तरह पैसे उड़ा देते हो। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ तो सोचिए, थोड़ा तो सुधर जाइए। गोलू ने जवाब दिया, चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे पैसा कमाना आता है, इसीलिए मैं खर्च करता हूँ। मेरी खुशियों के आड़े मत आ, समझी? तब बीवी ने जवाब दिया, क्या जानते हो आप, जब आपको जरूरत पड़ी तब आप सुनहरे हाथी से मिलने चले जाते हो, यही ना? ऐसा कितना दिन चलेगा? अगर वो सुनहरा हाथी कहीं चला गया तो? गोलू ने कहा, तुम गुस्से में हो, पर सही बात कही है। सच है, अगर वो हाथी कहीं और चला गया तो मेरा क्या होगा? उसे मार कर मुझे सारा सोना निकालना पड़ेगा। बीवी ने कहा, अरे रे रे, ये तो पाप है। उसने आपकी सहायता की है और उसके साथ आप ये सलूक करेंगे? रुक जाइए, मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। बच्चों ने भी कहा, हाँ पापा, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, आपको पाप लगेगा। इतने में वो सुनहरा हाथी खुद उनके घर के द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर सारे लोग घर से बाहर आ गए। सुनहरे हाथी ने कहा, दोस्त, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। ये सुनकर गोलू थोड़ा घबरा गया। फिर हाथी ने कहा, डरो मत, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम आजकल मुझे मिलने नहीं आते, ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्या हुआ, आजकल जंगल की तरफ तुम आते ही नहीं? गोलू ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा काम में व्यस्त था। आज तुम बहुत याद आ रहे थे, तुमसे ही मिलने निकल रहा था मैं। देखो, तुम खुद ही आ पहुँचे। अच्छा हुआ, थोड़ा जल पान ही कर लो। ये कहकर वो सुनहरे हाथी के पास पहुंचा और अचानक ही उसके दोनों दांतों को पकड़ लिया। सुनहरा हाथी घबरा कर चिल्लाया, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। छोड़ो मुझे। गोलू ने कहा, क्यों छोड़ूं? हर बार तुम्हारे पास आकर भीख मांगनी पड़ेगी क्या? तुम्हें मार डालूंगा तो सोने की बदौलत मैं ये जिंदगी आराम से गुजार लूंगा। अब चुपचाप खड़े रहो। उसकी बातें सुनकर सुनहरे हाथी को बहुत गुस्सा आया। एक झटके में उसने गोलू को दूर पटक दिया। गोलू दूर जाकर गिरा। सुनहरे हाथी ने अपनी सूंड में गोलू को जकड़ लिया। उसके बीवी बच्चे उसे बचाने आए। बीवी ने कहा, मेरे और मेरे बच्चों के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, दया कीजिए, इन्हें मत मारिए। बच्चों ने भी कहा, मेरे पापा को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें जाने दो। तब सुनहरा हाथी थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी सूंड को ढीला किया और गोलू खड़ा हो गया। छी छी, किस तरह के इंसान हो तुम? इनके लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिसने तुम्हारी सहायता की उसी को मारने चले थे। वैसे भी तुम्हारे जैसे दुष्ट की सहायता करना मेरी बड़ी गलती थी। मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। आइंदा मैं किसी भी इंसान से कभी दोस्ती नहीं करूँगा। ये कहकर हाथी वहां से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, आखिर में दुख ही मिलता है। ये कहानी है एक किसान और उसके जादुई घड़े की। किसी दूर गांव में एक किसान रहता था
जिसका नाम था राम। राम बहुत ही अच्छा और समझदार आदमी था। उसकी 5 एकड़ जमीन थी। अच्छा किसान होने के बावजूद भी उसके खेत में वो अनाज नहीं उगा पा रहा था, जबकि बाकी किसान फसल की कटाई भी करते और बीज भी बोते। राम हर रोज कुदाल चलाता और चलाता, पर उसकी जमीन बंजर ही रहती। ओ राम, तुम हर रोज क्यों कुदाल से खोदते हो? इस जमीन ने तुम्हें आज तक अनाज का एक दाना भी नहीं दिया। तुम्हें ये जमीन बेचकर किसी और जगह नई जमीन खरीदनी चाहिए। मगर भाई, ये जमीन तो मेरे पुरखों की है और वो इसी जमीन पर खेती किया करते थे। मैं जरूर कोई गलती कर रहा हूँ, पर मैं कोशिश करता रहूंगा। मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ है भाई। राम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं बेचना चाहता था। उसने कई दिन तक खाना भी नहीं खाया, सिर्फ फल ही खाता था। राम ने हिम्मत नहीं हारी। वो हर रोज कुदाल चलाता रहा। मैं तब तक कुदाल से जमीन खोदता रहूंगा जब तक मेरी जमीन कोई अनाज नहीं उगाती। मैं हर साल बीज बोता हूँ, आखिर ये बीज जाता कहाँ है? राम कुदाल चलाता रहा, चलाता रहा। मैं बहुत थक गया हूँ। राम ने पूरे खेत में कुदाल चलाई। आखिर दोपहर के समय उसने आराम करने की सोची। भूखा होने के कारण राम कुदाल नहीं चला पा रहा था। वो अपना काम रोकने ही वाला था कि उसकी कुदाल जमीन में किसी चीज से टकराई। ये क्या है? ये आवाज तो किसी धातु की लगती है। ओह, कितना बड़ा घड़ा है! बड़ी अजीब बात है। भला कौन ऐसे धातु का घड़ा जमीन के इतने नीचे गाड़ सकता है? ये तो हद ही हो गई। राम को लगा कि उसकी इतनी कड़ी मेहनत बिल्कुल बेकार गई है। उसने अपनी कुदाल घड़े में फेंकी और पेड़ की छांव में जाकर बैठ गया। अब तो मुझे ये जमीन बेच ही देनी चाहिए। मैं कब तक ऐसे भूखा रहूंगा? ये बंजर जमीन मुझे कभी कुछ नहीं दे सकती। राम पेड़ की छांव में आराम से बैठकर फल खाने लगा। उसे भूख बहुत ज्यादा लगी थी और फल थी बहुत ही कम। वो घंटों वहां बैठकर अपनी जमीन के बारे में सोचता रहा और उदास हो गया। उसे पता था कि उसे अब जमीन बेचनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता था ही नहीं। मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये पुरखों की जमीन मुझे बेचनी ही होगी। मुझे अंधेरा होने से पहले घर चलना चाहिए। राम अपनी कुदाल लेने जैसे ही घड़े के पास पहुंचा, तो वहां का दृश्य देखकर वो हैरान रह गया। ये क्या? ये यहाँ किसने रखा होगा? मैं तो सारा दिन यहीं पर था। राम ने देखा कि घड़े में 100 कुदालें थी, जैसी उसके पास थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि इनमें से उसकी कुदाल कौन सी है। ये नहीं हो सकता। क्या ये जादुई घड़ा है? मुझे और कोशिश करनी चाहिए। राम ने वो 100 कुदालें बाहर निकाली और घड़े में एक अंगूर का दाना रखा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ जब एक अंगूर का दाना 100 अंगूर के दाने बन गए। ये तो सचमुच जादुई घड़ा है। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा है। इसे घर ले चलता हूँ। ओह! ये तो बहुत ही भारी है। इसके लिए रस्सी लगेगी। राम ने रस्सी का एक छोर घड़े से बांधा और दूसरा अपनी कमर से। फिर वो घड़े को घसीटता हुआ घर की ओर चल दिया। रास्ते में वो सोचता रहा कि घड़े में और क्या-क्या चीजें डाली जाए। सबसे पहले मैं एक अंडा रखता हूँ। वैसे भी मुझे बहुत भूख लगी है और मैं सिर्फ फल ही तो खा रहा हूँ। राम तुरंत बाजार गया
और अपने बचाए हुए पैसों से एक अंडा खरीदा। फिर उसने वो अंडा घड़े में रखा और देखते ही देखते घड़ा अंडों से भर गया। आहा, राम बहुत खुश हुआ। उसने अपने लिए 2 अंडे पकाए। आह, मैंने आज तक ऐसा स्वाद नहीं चखा, पर मैं इन बाकी बचे अंडों का क्या करूंगा? ओह, मैं ये अंडे बेचकर पैसे कमा सकता हूँ। तब राम को समझ आया कि ये घड़ा उसे खाना ही नहीं बल्कि पैसे कमाने में भी मदद कर सकता है। राम ने घड़े में कई प्रकार की वस्तुएं डाली। जब उसे कपड़े की जरूरत पड़ती थी तो वो एक छोटा कपड़े का टुकड़ा घड़े में डालता। तुरंत घड़ा उसे 15 लोगों के लिए कपड़ा दे देता। अगर उसे कमीज की जरूरत पड़ती तो घड़े में एक कमीज रखता और घड़ा उसे 100 कमीज देता। इस तरह राम अनाज, फल और मसाले घड़े में डालता रहा और घड़ा भी उसे बहुत सारी चीजें वापस देता। गांव वाले राम की इस तरक्की से हैरान हो गए, पर किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चला। राम हमेशा अपना घड़ा घर के एक कोने में कपड़े से ढककर छुपा के रखता था। एक दिन राम ने घड़े की परीक्षा लेनी चाहिए। उसने घड़े में एक मुर्गी रखी, ये देखने के लिए कि क्या होता है। अचानक घड़े से 100 मुर्गियां पंख फड़फड़ाते बाहर आने लगी। राम का घर मुर्गियों से भर गया। हर तरफ मुर्गियां ही मुर्गियां। ओह, मैंने एक मरी हुई मछली डाली होती तो अच्छा होता। ओह, अब मैं इतनी सारी मुर्गियां कैसे पकड़ूंगा? राम ने मुर्गियों को पकड़ना चाहा, पर नाकाम रहा। कभी वो मेज पर तो कभी चारपाई पर बैठ जाती। एक तो उड़कर उसके सर पर बैठ गई। ओह, हट जाओ, चलो सब यहाँ आओ। लेकिन मुर्गियां डरी हुई थी, इसलिए वो यहाँ वहां सारी जगह फैल गई। तभी अचानक रुक जाओ। और एक मुर्गी उड़कर घड़े में जाकर बैठ गई और फिर से उसमें से 100 मुर्गियां उड़ उड़कर बाहर आने लगी। मेरा घर तो मुर्गियों का पिंजरा बन गया है। अब मैं क्या करूं? राम ने झट से घड़े को ढक दिया और एक कोने में रख दिया। फिर वो घर से भागा। मुर्गियां भी उसके पीछे भागी। गांव वाले इतनी सारी मुर्गियां राम के घर से बाहर निकलते देखकर हैरान हो गए। हैं? इतनी सारी मुर्गियां? मुझे घड़े को बहुत ही समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन राम को पता नहीं था कि राजा का एक सिपाही उसकी बातें सुन रहा था। उसे घड़े के बारे में पता चला और तुरंत राजा के पास पहुंचकर उसने सारी कहानी बता दी। इतनी सारी मुर्गियां, वो भी एक घड़े से? ये कैसे हो सकता है? वो जरूर कोई जादुई घड़ा होगा। तुरंत राम को और उस घड़े को यहाँ ले आओ। वो शाही खजाने का हिस्सा है। राम समझ गया कि राजा ने उसे घड़ा लेकर क्यों बुलाया है। ये राजा तो बहुत ही लालची है। शायद उसे सारा धन खुद के लिए चाहिए। मैजिकल बाइक। रोहन 12th क्लास में पढ़ता था। रोहन का स्कूल घर से काफी दूर था, इसीलिए वह अक्सर स्कूल के लिए लेट हो जाता। मैं आई कम इन सर? आज फिर से लेट आ रहे हो? सर, इसका घर गांव में है, बैलगाड़ी से आता है। शोर नहीं, चलो बैठो। स्कूल की कैंटीन में रोहन मेघना से बातें कर रहा था। तभी सचिन अपनी स्टाइलिश बाइक लेकर वहां आ जाता है। मेघना, इस गरीब चपड़गंजू के साथ क्या कर रही हो? सलमान खान की नई मूवी लगी है, चलो देखने चलते हैं। सचिन मेघना को अपनी बाइक पर बिठाकर ले जाता है। कभी कभी जब रोहन स्कूल से घर लौटकर जा रहा होता है तो सचिन और उसके दोस्त अपनी अपनी बाइक से आ जाते
और रोहन को परेशान करते। एक दिन जब रोहन घर लौट रहा था तो सचिन और उसके दोस्त बाइक से आते हैं और रोहन का स्कूल बैग लेकर भाग जाते हैं। अरे रुको, मेरा बैग कहाँ लेकर जा रहे हो? रोहन उनका पीछा करता है। सचिन और उसके दोस्त जंगल वाले रास्ते पर चले जाते हैं और रोहन के बैग को फाड़ चीरकर किताब इधर उधर फेंक देते हैं। रोहन जंगल पहुंचता है और रोते हुए अपनी बुक्स वगैरह इकट्ठी करता है। हे भगवान, अब मैं नया बैग कहां से खरीदूंगा? तभी रोहन को जंगल में एक मोटरसाइकिल की हेडलाइट जलती हुई दिखाई देती है। रोहन पास में जाकर देखता है, बाइक से आवाज आती है, मैं एक ऑटोमेटिक वॉइस कमांड मैजिकल बाइक हूँ। मेरा मालिक जिन्होंने मुझे बनाया था मर चुका है। मैं किसी अच्छी इंसान की तलाश में हूँ। क्या तुम मुझे अपनाओगे? लेकिन मुझे बाइक चलाना नहीं आता। तुम उसकी चिंता मत करो, बस मेरे ऊपर बैठ जाओ। रोहन बाइक पर बैठ जाता है। बाइक स्टार्ट हो जाती है। दोनों हाथों से बाइक का हैंडल पकड़ लो और उस जगह का नाम बताओ जहां जाना है। किशनपुर गांव में मेरे घर ले चलो। बाइक तुरंत तेज स्पीड से रोहन को घर की ओर ले जाती है। माँ देखो, मुझे जंगल में क्या मिला, एक मैजिकल बाइक। बहुत अच्छी बाइक है बेटा। बता, आज खाने में क्या बनाऊं? खाना बनाने की जरूरत नहीं है माँ, जो भी बनाना है उस डिश का नाम बोलिए। गोभी आलू। बाइक के पेट्रोल वाली टंकी खुलती है और एक प्लेट बाहर आ जाती है। अरे वाह, ये बाइक तो कमाल की है। अगले दिन रोहन अपनी मैजिकल बाइक से ही स्कूल जाता है और मेघना को अपनी बाइक दिखाता है। लगता है गरीब चपड़गंजू ने बाइक खरीद ली है, बहुत शो ऑफ कर रहा है, चल इसे मजा चखाते हैं। सचिन जाता है और रोहन की बाइक पर अपना पैर रखकर जूता का फीता बांधने लगता है। क्या तुम कहीं और फीता नहीं बांध सकते? एक खटारा बाइक तुझे कहाँ मिल गई? इसे खटारा मत बोल, तेरी इतनी हिम्मत। आत्मरक्षा की जरूरत। बाइक से दो हाथ निकलते हैं और सचिन को उठाकर पटक देते हैं। रोहन मेघना को लेकर बाइक से चला जाता है। सचिन को बहुत गुस्सा आता है, वह तुरंत भागकर कहीं जाता है। रोड पर रोहन मेघना को बाइक पर पीछे बैठाकर ले जा रहा होता है। सचिन एक दोस्त के साथ रोड पर एक पतली सी रस्सी डाल देता है। जैसे ही रोहन की बाइक रस्सी के पास आती है, सचिन और उसका दोस्त रस्सी टान देते हैं। बाइक पलट जाती है। रोहन और मेघना हवा में ऊपर उड़ने लगते हैं। वह दोनों जमीन पर गिरने ही वाले होते हैं, तभी बाइक से दो हाथ निकलते हैं और रोहन और मेघना को कैच करके बाइक पर बिठा देते हैं। फिर बाइक मुड़ती है और बाइक के हाथ सचिन और उसके दोस्त को अंडे और टमाटर फेंक फेंक कर मारते हैं। सचिन और उसके दोस्त जोर से भागते हैं। मिनी बस। हावड़ा में एक नई मिनी बस खुली थी जिसका किराया बहुत ही कम था। इस कारण से उस बस में ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करते थे। तभी एक दिन, आइए आइए बोलिए दादा, गेरिया हाट दम 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 दम, आइए आइए आइए, बिना रोके बिना टोके चलती चलेगी साए साए, आइए 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 बोलिए दादा गेरिया हाट दम दम एयरपोर्ट, गेरिया हाट दम दम एयरपोर्ट, बोलिए बोलिए बोलिए। इतने में कुछ यात्री उस बस में बैठते हैं। बस कुछ दूर जाने के बाद बस का कंडक्टर टिकट काटने आता है। भैया मुझे टाटा जाना है, 100 रुपए दीजिए भैया। इसके बाद कंडक्टर दूसरे पैसेंजर के पास टिकट काटने जाता है। बोलिए दादा, आपको कहाँ जाना है? एयरपोर्ट जाना है भैया। दीजिए 10 रुपया दीजिए। इतने में कंडक्टर को नजर आता है कि एक बहुत ही बुढ़ा आदमी उस बस में बैठा है। कंडक्टर सोचता है, अरे ये बाबा कितने बूढ़े हैं और कितने गरीब लग रहे हैं। लगता है इनके पास किराया देने के लिए पैसे नहीं हैं। नहीं, इनसे टिकट के पैसे मैं नहीं लूंगा। इसके बाद बस कंडक्टर उस बूढ़े आदमी के पास जाता है और बोलता है, बाबा आपको कहाँ जाना है? क्या खाना है तो खाओ ना, मैं तुम्हें कहाँ रोका हूँ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं भाई। अरे बाबा मुझे कोई नहीं रोका है, आपको कहाँ जाना है? क्या खाना है आपको? अच्छा मैं समझ गया, तुम मुझे खाना देना चाहते हो और उसमें नशे की गोलियां देकर मेरे सारे सामान को हथियाना चाहते हो।
रुको अभी बताता हूँ। अरे बाबा जी, मैं इस बस का कंडक्टर हूँ, कंडक्टर। हाँ हाँ ठीक है, इसमें इतना जोर से चिल्लाने की क्या जरूरत है? मैं बहरा हूँ क्या? किसने कहा? अरे आपको किसने कह दिया कि आप बह रहे हैं? वैसे बाबा जी आप कहाँ जा रहे हैं? अरे गेरिया। अच्छा अच्छा, समझ गया समझ गया। अरे मेरी पूरी बात तो सुनो भाई। इसके बाद बस कंडक्टर वहां से चला जाता है। बस कुछ दूर जाने के बाद उस बस कंडक्टर को नींद आ जाती है, और जब नींद खुलती है तब गेरिया पार हो गया होता है। अरे ये तो गेरिया पार हो गया, बेचारे चाचा जी को तो वहीं रुकना था। इसके बाद बस कंडक्टर ड्राइवर के पास जाता है और बोलता है, अरे भाई बस को पीछे लेकर चलो, उस चाचा जी को गेरिया में ही उतरना था। पर गेरिया तो यहाँ से 20 किलोमीटर पीछे है। अरे चलो ना भाई, कोई बात नहीं। अरे भाई तुम फालतू में सुबह सुबह देखते नहीं हो, सो जाते हो। इसके बाद बस को फिर से वापस गेरिया की तरफ ले जाते हैं। गेरिया पहुंचने के बाद बस कंडक्टर उस बाबा से कहता है, अरे चाचा जी आप उतर जाइए, गेरिया आ गया। पर मुझे तो दमदम में उतरना है। अरे आप ही ने तो कहा था ना कि गेरिया। अरे मैं गेरिया बोला ही था कि मुझे खांसी आ गई, और तुम भी मेरी पूरी बात सुने ही वहां से चले गए। पर आप गेरिया क्यों बोले थे? अरे मैं गेरिया इसलिए बोला था क्योंकि गेरिया में अंगूर बेचने वाले आते हैं, मुझे वहां से अंगूर लेने थे। सुनहरा हाथी। सोनपुर नाम के एक गांव में गोलू नाम का एक शख्स अपनी बीवी बच्चों के साथ रहा करता था। वो बहुत मुश्किल से अपनी जिंदगी गुजारा करता था। एक दिन वो लकड़ी काटने जंगल में जा रहा था। तो उसे एक सोने का सुनहरा हाथी जाल में फंसा हुआ दिखा। तुरंत गोलू ने जाकर उसे छुड़ा दिया। तो सुनहरे हाथी ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तुम्हें अपने सोने के दांत का एक हिस्सा देता हूँ, उसे बेचकर तुम अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। आइंदा भी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, ठीक है? ये कहकर सुनहरे हाथी ने उसे अपने दांत का एक टुकड़ा दे दिया। गोलू बहुत खुश होकर वहां से चला गया। फिर उन पैसों से उसने अपने सारे कर्जे चुका दिए। जब सारे पैसे खत्म हो गए तो गोलू फिर उस सुनहरे हाथी से मिलने गया और अपनी सारी समस्याएं उसे बताईं। सुनहरे हाथी ने कहा, कोई बात नहीं मेरे दोस्त, मैं फिर से तुम्हारी सहायता करता हूँ। ये लो, मेरे दांत का एक टुकड़ा और ले जाओ। इस तरह गोलू को जब भी कोई जरूरत पड़ती तो वो सुनहरे हाथी से मिलता। उन पैसों से गोलू ने एक बड़ा सा घर बनवाया। उसने काम करना छोड़ दिया था और अपने दोस्तों के साथ मिलकर वो दारू पीता और अय्याशियां करता। एक दिन गोलू की बीवी कमला ने कहा, सुनिए जी, आप इस तरह पैसे उड़ा देते हो। अपने बच्चों के भविष्य के बारे में कुछ तो सोचिए, थोड़ा तो सुधर जाइए। गोलू ने जवाब दिया, चुप कर, मुझे समझाने की कोशिश कर रही है। मुझे पैसा कमाना आता है, इसीलिए मैं खर्च करता हूँ। मेरी खुशियों के आड़े मत आ, समझी? तब बीवी ने जवाब दिया, क्या जानते हो आप, जब आपको जरूरत पड़ी तब आप सुनहरे हाथी से मिलने चले जाते हो, यही ना? ऐसा कितना दिन चलेगा? अगर वो सुनहरा हाथी कहीं चला गया तो? गोलू ने कहा, तुम गुस्से में हो, पर सही बात कही है, सच है। अगर वो हाथी कहीं और चला गया तो मेरा क्या होगा? उसे मार कर मुझे सारा सोना निकालना पड़ेगा। बीवी ने कहा, अरे रे रे, ये तो पाप है। उसने आपकी सहायता की है और उसके साथ आप ये सलूक करेंगे? रुक जाइए, मेरी बात मानिए, ऐसा मत कीजिए। बच्चों ने भी कहा, हाँ पापा, ऐसा मत कीजिए, रुक जाइए, आपको पाप लगेगा। इतने में वो सुनहरा हाथी खुद उनके घर के द्वार पर खड़ा होकर आवाज लगाने लगा। उसकी आवाज सुनकर
सारे लोग घर से बाहर आ गए। सुनहरे हाथी ने कहा, दोस्त, तुम्हें पता है तुम कितनी बड़ी गलती करने वाले थे। ये सुनकर गोलू थोड़ा घबरा गया। फिर हाथी ने कहा, डरो मत, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। तुम आजकल मुझे मिलने नहीं आते, ये तो बहुत बड़ी गलती है। क्या हुआ, आजकल जंगल की तरफ तुम आते ही नहीं? गोलू ने कहा, कुछ नहीं, थोड़ा काम में व्यस्त था। आज तुम बहुत याद आ रहे थे, तुमसे ही मिलने निकल रहा था मैं। देखो तुम खुद ही आ पहुँचे, अच्छा हुआ। थोड़ा जल पान ही कर लो। ये कहकर वो सुनहरे हाथी के पास पहुंचा और अचानक ही उसके दोनों दांतों को पकड़ लिया। सुनहरा हाथी घबरा कर चिल्लाया, दोस्त, ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, तुम्हारे इरादे ठीक नहीं लग रहे। छोड़ो मुझे। गोलू ने कहा, क्यों छोड़ूं? हर बार तुम्हारे पास आकर भीख मांगनी पड़ेगी क्या? तुम्हें मार डालूंगा तो सोने की बदौलत मैं ये जिंदगी आराम से गुजार लूंगा। अब चुपचाप खड़े रहो। उसकी बातें सुनकर सुनहरे हाथी को बहुत गुस्सा आया। एक झटके में उसने गोलू को दूर पटक दिया। गोलू दूर जाकर गिरा। सुनहरे हाथी ने अपनी सूंड में गोलू को जकड़ लिया। उसके बीवी बच्चे उसे बचाने आए। बीवी ने कहा, मेरे और मेरे बच्चों के लिए इन्हें छोड़ दीजिए, दया कीजिए, इन्हें मत मारिए। बच्चों ने भी कहा, मेरे पापा को मत मारो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, इन्हें जाने दो। तब सुनहरा हाथी थोड़ा शांत हुआ। उसने अपनी सूंड को ढीला किया और गोलू खड़ा हो गया। छी छी, किस तरह के इंसान हो तुम? इनके लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। जिसने तुम्हारी सहायता की उसी को मारने चले थे। वैसे भी तुम्हारे जैसे दुष्ट की सहायता करना मेरी बड़ी गलती थी। मैं इस जंगल को छोड़कर जा रहा हूँ। आइंदा मैं किसी भी इंसान से कभी दोस्ती नहीं करूँगा। ये कहकर हाथी वहाँ से चला गया। तो बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा? कि ज्यादा लालच अच्छा नहीं होता, आखिर में दुख ही मिलता है। विशाल समंदर में जहां कोई नहीं जाता, वहां कुछ विशाल मछलियां रहती थी। उन्हीं में से एक थी आभा और उसका बेटा छोटू। वो लोग गहरे समंदर में रहते थे। एक दिन जब आभा सो रही थी, तब छोटू वहां से भाग निकला। जब तक मां सो रही है, मैं घूमकर आता हूं। छोटू घूमते घूमते समुद्र के तट के पास पहुंचा, जहां मछुआरों ने जाल बिछाया हुआ था। उन्हीं में से एक मछुआरा था रमन, जिसने छोटू को पकड़ लिया। अरे देखो देखो, मेरे हाथ कितनी बड़ी मछली लगी है। आज तो मुझे अच्छा पैसा मिलेगा। रमन अच्छी कमाई की खुशी में नाचते हुए तट पर पहुंचा। पर उसे क्या पता था कि समंदर में क्या चल रहा है। वहां आभा अपने बेटे को ढूंढते हुए तट की ओर चली आई। छोटू बेटा, कहाँ है तू? छोटू, छोटू। तभी आभा ने देखा कि एक मछुआरे ने समुंदर में जाल डाला हुआ था। आभा डर गई। कहीं छोटू को किसी मछुआरे ने तो नहीं पकड़ लिया? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। पर अगर ऐसा हुआ तो? ये सोचकर आभा ने उस मछुआरे का जाल खींच लिया। मछुआरे की नाव पलट गई और वो पानी में गिर गया। इतनी बड़ी मछली को देखकर मछुआरा डर गया। बचाओ, बचाओ, बचाओ। आभा ने मछुआरे को कुछ नहीं किया। वो दूसरे मछुआरे के पास बढ़ गई। आभा ने उसका भी जाल खींचकर उसे पानी में गिरा दिया। एक एक करके आभा ने सभी मछुआरों को पानी में गिरा दिया। जब मछुआरे तट पर पहुंचे तो वो बहुत परेशान थे। आखिर इतनी बड़ी मछली आई कहां से? लेकिन ये हम सबके जाल खींचकर हमें गिरा क्यों नहीं है? मुझे लगा था कि मुझे खा ही लेगी। वो सब छोड़ो, अगर हम सब मिलकर इस मछली को पकड़े तो सोचो हम सबका कितना मुनाफा होगा। और तो और हम सब पेपर में भी आएंगे। लेकिन हम इतनी बड़ी मछली को जाल में कैसे पकड़ेंगे? मुझे पता है इसे कैसे पकड़ना है। मछुआरों ने एक क्रेन मंगवाया।
और उस क्रेन के हुक पर उन्होंने एक छोटी सी मछली लटका दी और क्रेन को पानी में डाल दिया। कुछ देर बाद आभा का ध्यान हुक पर लटकी हुई मछली पर गया। लगता है इसे भी मछुआरों ने पकड़ लिया। मुझे इसे छुड़ाना होगा। आभा उस छोटी सी मछली की मदद करने के लिए हुक के पास पहुंच गई। जैसे ही आभा उसे अपने मुंह से निकालने वाली थी, मछुआरों ने क्रेन को ऊपर खिंचवा दिया और आभा पानी से ऊपर आ गई। आभा तड़पने लगी, पर अब भी उसमें बहुत ताकत थी। आभा ने अपनी पूरी ताकत से हुक को नीचे खींचा और क्रेन के टुकड़े टुकड़े हो गए। गई भैंस पानी में। तभी आभा सतह के पास आई। मछुआरे उसे देखकर डर कर भागने लगे। डरो मत, मैं तुम जैसी खूनी नहीं हूँ। मैं तुम लोगों को नहीं मारूंगी। फिर तुम गहरे समंदर से यहाँ क्यों आई? तुम लोगों की वजह से। तुम लोगों ने मेरे बेटे छोटू को पकड़ लिया। मुझे मेरा छोटू वापस चाहिए। अगर मुझे मेरा छोटू वापस नहीं मिला तो मैं तुम सबको मछली पकड़ने नहीं दूंगी। आभा की बात सुनकर मछुआरे आपस में बात करने लगे। लगता है रमन को जो बड़ी मछली मिली थी वो इसका बेटा छोटू है। हमें इसका बेटा लौटा देना चाहिए, तभी ये हमें जीने देगी। उनमें से कुछ मछुआरे गांव में गए और रमन को सब बता दिया। फिर वो मछुआरे रमन के साथ उस बड़ी मछली को तट की ओर लेकर आए। छोटू को देखकर आभा खुश हुई। अच्छा है रमन ने इस मछली को पानी से नहीं निकाला। रमन ने उस मछली को समुंदर में छोड़ दिया और आभा ने अपने बेटे को गले लगाया। फिर वो दोनों साथ साथ गहरे समुद्र की ओर लौट पड़े। अंडरग्राउंड गोल्ड माइन। रोहित हर सुबह की तरह आज भी देर से सोकर उठता है और उसके मम्मी पापा की डांट से ही उसके दिन की शुरुआत होती है। मोहतरमा, तुम्हारा शहजादा अभी तक उठा कि नहीं? दूसरे लड़कों को देखो, पढ़ लिख कर नौकरी कर रहे हैं और ये नालायक बिस्तर में ही नौकरी बजाता है। हाँ, क्या करूँ जी, अब यही तो समझाती हूँ कि तुम्हारा पापा धीरूभाई अंबानी नहीं है, कुछ काम कर ले, पर ये नालायक सुनता ही नहीं। इतना सुनकर रोहित गुस्से से अपने बिस्तर पर उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है, अब तो मुझे भी काम करना ही पड़ेगा। चलो पंकज को फोन लगाता हूँ, क्या पता उसी से ही काम बन जाए। अबे पंकज, जहाँ तू गोल्ड माइन में जाता है काम करने, चल मैं भी चलूंगा, वरना मेरे मम्मी पापा मुझे ताने दे देकर नर्क के लायक भी नहीं छोड़ेंगे। अबे रईस, वो कोल माइन है, गोल्ड माइन नहीं। वैसे भी तू तो इंजीनियर है ना, तो वहां जाके क्या करेगा? अबे जिस दिन सोने का खान मिल जाएगा, कोयले के खान में काम करना छोड़ दूंगा। और अगली सुबह रोहित और पंकज साथ में ही काम पर निकलते हैं। क्या बात है मोहतरमा, आज तो सूरज उल्टी दिशा से निकल रहा है। अब नजर न लगाओ मेरे बेटे को, उसका नशा एक दिन में ही उतर जाएगा कोयले के खान में। दोनों दोस्त टिफिन और बैग लेकर कोयले की खान में काम करने जाते हैं। अरे यार पंकज, जमीन के भीतर तो कुछ अलग ही नजारा है। अबे नजारा बजारा छोड़ और काम में लग, यही ब्लास्ट होगा फिर कोयला निकालना पड़ेगा। अबे मैं तो शहजादा हूँ, अपने घर का कोयले की खान से भी सोना निकाल दूं। अबे काम में ध्यान दे, नहीं तो पहले ही दिन मालिक लात मार के भगा देगा। इतना कहकर दोनों अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसा एक सप्ताह तक चलता है। एक दिन रोहित बोलता है, चल यार पंकज, जरा माइंस को आगे घूम कर आते हैं, आज साहब भी नहीं है। चल मेरे बाप, मगर हाँ हमेशा मत कहना, साहब को पता चल गया तो हमें कोयले की तरह जला देंगे। घूमते घूमते आगे सुरंग में जाते हैं। अरे यार पंकज, ये क्या चीज चमक रही है? अबे देख देख, सोना ही होगा। दोनों नजदीक से जाकर देखते हैं तो सोना ही रहता है, और थोड़ा खुदाई करते हैं तो वहां सोना ही सोना निकलता है। भाई हम तो माला माल हो गए।
चलो ऐसा करते हैं, सोने को हम धीरे धीरे छुपाकर घर ले जाते हैं। अगर पकड़े गए तो मेरी तो नौकरी गई। मुझे ये चोरी वोरी नहीं करनी भाई। अबे मेरा इंजीनियर दिमाग कब काम आएगा? और वैसे भी माइंड किसी के बाप का थोड़े ही है, कैसे मालूम चलेगा किसी को? धीरे धीरे रोहित और पंकज अपने टिफिन बॉक्स और बैग में सोना भरकर हर दिन थोड़ा थोड़ा सोना घर पर रखते जाते हैं। कुछ दिन बाद, अब बस कर भाई, बहुत निकाल लिया सोना। बस भाई आज लास्ट चोरी, फिर सब खत्म। अबे उल्लू सोने की इमारत ही बनाकर दम लेगा क्या? दूसरे दिन दोनों जब माइन जाते हैं तो माइन बंद मिलता है और ढेर सारे पुलिस तैनात देखते हैं। साहब, ये आज माइन क्यों बंद है? पता नहीं किसी ने बाजू वाले सोने की माइन से सोने की चोरी की है, माइन के रास्ते से। पंकज और रोहित दोनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और वहां से दूर जाके, साले इंजीनियर साहब, तेरे चक्कर में तो मरते मरते बच गए। अब चल घर और उस सोने को बेचकर काम तमाम कर। जल्दी जल्दी माइन से निकलकर दोनों दोस्त घर को जाते हैं। भाई जान बची तो लाखों पाए। सोने को बेचते हैं और आधी आधी रुपए बांट लेते हैं। सोने को बेचने के बाद दोनों दोस्त आपस में मिलकर एक नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बद्री एक ऑटो वाला था जो मायापुरी में ऑटो चलाया करता था। वो अक्सर दूर के भाड़े देखा करता था। जब भी उसे एक गांव से दूसरे गांव जाने का मौका मिलता तो वो बहुत खुश हो जाता था, क्योंकि उस दिन उसकी आमदनी अच्छी होती थी। बद्री ईमानदार था और अपने हक का ही खाता था। बद्री के बिल्कुल विपरीत था वामन। वामन एक नंबर का ठग था। कितने पैसे हुए भैया? 30 रुपए। अरे लेकिन हर दिन तो 20 रुपए होते हैं। तो मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये देखिए, मीटर भी 30 रुपए दिखा रहा है। आपने तो मुझे धोखेबाज बना दिया। हम गरीब हैं तो क्या आप हमें कुछ भी बोलेंगे? अरे भैया, लेकिन मैंने कहाँ कुछ बोला। बहुत हुआ बहन जी, पैसे दीजिए और जाइए। वामन लड़ झगड़ कर लोगों से पैसे ऐंठ ही लेता था। ये हुई ना बात। इसको बोलते हैं काम कम और ज्यादा मुनाफा। ऐसे ही चलता रहा तो मैं बहुत जल्द दूसरा ऑटो खरीदूंगा और फिर तीसरा। वाह! बद्री और वामन दोनों दोस्त थे, लेकिन दोनों के जिंदगी जीने के तरीके बिल्कुल अलग। एक दिन की बात है, बद्री गांव की सीमा पर था। उसे एक खूबसूरत लड़की ने रोका। कहाँ जाना है? नागवाड़ी। ठीक है, बैठिए। वो लड़की बद्री के ऑटो में बैठ गई। बद्री ऑटो चलाने लगा। क्या नाम है तुम्हारा? बद्री। यही मायापुरी में रहता हूँ दीदी। घर में कौन कौन है? बस मैं और मेरी बूढ़ी माँ। ऑटो चलाकर घर चल जाता है क्या? हाँ दीदी, ईमानदारी से पैसे कमाता हूँ, भर पेट खाता हूँ, और क्या चाहिए? बस इतना ही चाहिए? हाँ दीदी, माँ कहती है कि इच्छाएं ही लालच का कारण बनती हैं, इसलिए जितनी कम इच्छाएं उतना अच्छा। सही कहती है तुम्हारी माँ। वैसे आप कहाँ जा रही हैं अकेले? अपने परिवार के पास। वो नागवाड़ी में रहते हैं। अच्छा अच्छा। और कुछ ही देर में बद्री नागवाड़ी पहुंच गया। यहाँ तो कुछ नजर नहीं आ रहा। मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ दीदी। नहीं नहीं, यही मेरा घर है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो बद्री, ये लो। उस लड़की ने बद्री को मुट्ठी भर के सोने के सिक्के दिए और अपने सर्प रूप में आ गई। बद्री थोड़ा डर गया, पर वो लड़की चुपचाप वहां से चली गई। जब बद्री ने अपने हाथों में रखे सिक्के देखे तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जब बद्री अपने गांव पहुंचा तो वो कुछ गुमसुम सा लग रहा था। वामन ने उससे माजरा पूछा, तब बद्री ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया
और वो सोने के सिक्के भी दिखाए, जो देख वामन की आंखें फटी की फटी रह गई। बद्री वहां से चला गया, पर वामन के मन में सोने के सिक्कों का लालच आ गया। अगले दिन वामन गांव के बाहर उसी लड़की का इंतजार करने लगा। शाम होते ही वो लड़की आ गई। भैया, नागवाड़ी चलोगे? ये सुनते ही वामन खुश हो गया। वो लड़की ऑटो में बैठी और वामन ऑटो चलाते चलाते उसे रियर व्यू मिरर से देखने लगा। क्या बात है, तुम इतना ताका झाकी क्यों कर रहे हो? कुछ नहीं। वो बद्री मेरा दोस्त है ना, उसने मुझे कल सब कुछ बता दिया था। अच्छा, तो तुम उस चक्कर में यहाँ आए हो? अब वो नहीं, अब मैं तो। ये सुनकर उस लड़की ने इच्छाधारी नागिन का रूप ले लिया। क्या मैंने तो लगा के रखा है, लालची इंसान। नहीं। और तभी बद्री ऑटो से वहां पहुंचा। बद्री को देखकर वो इच्छाधारी नागिन रुक गई। वामन बद्री के पीछे जा छिपा। दीदी माफ कर दो, दीदी माफ कर दो दीदी। इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं दीदी। ऐसे लालचियों को जिंदा नहीं रहना चाहिए। बद्री, अगर ये तेरा दोस्त नहीं होता तो आज इसका आखिरी दिन होता। ले जा इसे मेरे सामने से। इच्छाधारी नागिन क्रोधित थी, पर फिर भी बद्री अपने दोस्त वामन को ऑटो में बिठा कर ले गया। आज बद्री की वजह से वामन की जान बच गई, वरना उसका लालच उस पर भारी पड़ता। चिकन शॉप। मुंबई से कुछ ही दूर पर रेड बर्ड नाम की एक मुर्गियों की पोल्ट्री थी। इस पोल्ट्री में शहर के सारे चिकन शॉप वाले चिकन खरीदने आते थे। पोल्ट्री पे 2 काउंटर थे, एक नॉर्मल मुर्गियों के लिए जिसका प्राइस 60 रुपये था, और एक थोड़ी बीमार मुर्गियों के लिए जिसका दाम 30 रुपये था। एक दिन इस फार्म पर अहमद मुर्गियां खरीदने आया। उसकी शहर में चिकन शॉप थी, लेकिन वो किसी और फार्म से मुर्गियां खरीदता था। वो 2 काउंटर देखकर हैरान रह गया। भैया, ये 2 काउंटर क्यों हैं? एक तंदुरुस्त मुर्गियां हैं 60 रुपये, और ये थोड़ी बीमार है जिसे कुत्तों वगैरह के लिए लोग खरीदते हैं। तभी अहमद के दिमाग में एक खुरापात सूझी। अगर इन मुर्गियों को खाकर कुत्तों को कुछ नहीं होता तो इंसानों को क्या होगा? और अगर मैं ये बेच दूं तो हर मुर्गी पे 2 गुना मुनाफा होगा। 50 मुर्गे दे दो भाई, लेकिन ये इंसान के खाने के लायक नहीं है। वो मैं देख लूंगा, तुम बस मुझे मुर्गे दो। पोल्ट्री वाले ने अहमद के मिनी टेम्पो में 50 मुर्गे भर दी। अहमद खुशी खुशी इन्हें अपने दुकान ले गया और बेचने लगा। उसने चिकन का दाम कम कर दिया, 90 से 80 कर दिया। भाई, ये तो बहुत अच्छा किया कि दाम घटा दिया। भला आजकल की महंगाई में ऐसा कहीं होता है क्या? बहन, मैं तो अपने ग्राहकों का सोचता हूँ। मुझे भला थोड़े पैसे कम मिले, पर मेरे ग्राहकों को मुनाफा होना चाहिए। अहमद की चिकनी चुपड़ी बातों पर ग्राहक फिसल जाते, पर उन्हें कहां पता था कि अहमद उनकी जिंदगियों के साथ खेल रहा है। घटे हुए दाम देखकर ग्राहकों ने भीड़ लगाना शुरू कर दिया। अहमद अपना मुनाफा सोचकर बहुत खुश था। कुछ दिन बाद एक हॉस्पिटल में एक बच्ची को पेट दर्द की वजह से एडमिट किया गया। मेरी बेटी को क्या हुआ है डॉक्टर? आपकी बेटी को फूड पॉइजनिंग हुई है, 1 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, चिंता मत कीजिए। इस दिन और कुछ मरीज पेट दर्द की शिकायत की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट हुए। भला ये माजरा क्या है? सबके सब फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? नर्स, इन सबके फूड सैंपल को लैब में भेजकर पता करवाओ
कि इन्होंने क्या खाया था। अगले दिन हॉस्पिटल में कुछ और पेशेंट आए। नर्स, वो कल के पेशेंट की लैब रिपोर्ट आई? जी सर, ये रही। डॉक्टर ने वो रिपोर्ट देखी और दंग रह गए। नर्स, आप जल्द से जल्द पुलिस को कॉल कीजिए। कुछ देर बाद पुलिस इंस्पेक्टर वहां आ गया। ये देखिए सर, कल 10 पेशेंट और आज 6। इन सबको फूड पॉइजनिंग हुई है, वो भी चिकन खाने की वजह से। जरूर कोई चिकन वाला इन सबकी जिंदगियों से खेल रहा है। ओह, हमें उसे जल्दी अरेस्ट करना होगा, वरना बहुत लोगों की जान जा सकती है। इंस्पेक्टर एक पेशेंट की मां के पास गया। सुनिए, क्या आप बता सकती हैं कि बच्ची का खाया हुआ चिकन आपने कहां से खरीदा था? अहमद भाई की दुकान से। उनकी दुकान नुक्कड़ पे है। और फिर पुलिस और फूड डिपार्टमेंट ने अहमद की दुकान पर छापा मारा। सर, ये सब चिकन बीमार है। इन्हें कुत्तों को खाने के लिए बेचा जाता है और ये इंसान इन्हें इंसानों को खिला रहा है। नहीं सर, मेरी बात तो सुनिए। आप जेल में जाकर चिकन बेचो। अहमद को लोगों के जीवन के साथ खेलने के लिए 10 साल की जेल हो गई। काश मैं लालच नहीं करता तो आज अपने बीवी बच्चों के साथ हंसी खुशी से रहता। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। लालची लोरी वाला। सेठ बनवारी लाल का धान का व्यापार था। बनवारी लाल का गोदाम शहर से दूर बिलापुर में था। गोदाम में हमेशा धान की बोरियां भरी रहती थी। इन बोरियों को शहर में अलग अलग जगह पहुंचाने के लिए बनवारी लाल ने कुछ लोरी वाले को बांध रखा था। इनमें सबसे नया था छागन। छागन बहुत ही शातिर था। वो हमेशा गोदाम पर बैठ के सेठ के पैसों का हिसाब करते रहता था। भुवन, इस गोदाम में कम से कम 10,000 बोरी अनाज होगा। होगा तो क्या? तो सोच, ये बोरी 1,000 की तो 10,000 बोरी 1 करोड़ रुपए का माल है। अच्छा है ना? क्या अच्छा है? और हमें ये सेठ महीने के सिर्फ 20,000 देता है। अगर हमें लोरी नहीं चलाएंगे तो इसको मुनाफा कैसे होगा? जो भी हो भाई, मुझे लोरी चलाने के पैसे मिल रहे हैं और इससे मेरा घर चल रहा है। छागन के दिमाग में लालच बैठ गया था। एक दिन जब छागन लोरी लेकर निकला तो वह सोच रहा था कि कैसे वह कुछ अधिक पैसे कमा पाए। वह सेठ तो मेरी पगार बढ़ाने से रहा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा अपने लिए। अगर मैं कुछ बोरियां बाहर बेच दूं तो? नहीं, बोरियां कम होगी तो सेठ को मुझ पर शक हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ बोरियों में से मैं 1-2 किलो अनाज निकाल लूं तो किसी को मुझ पर शक नहीं होगा। अरे वाह! छागन ने गाड़ी किनारे लगाई। फिर उसने ड्राइवर के केबिन से 2 खाली बोरियां और एक माप निकाला। छागन लोरी में चढ़ गया और उसने बोरियों में से माप भरकर अनाज निकाला और खाली बोरियां भरने लगा। जल्दी ही छागन की दोनों खाली बोरियां भर गई। अब इसे केबिन में रख देता हूं जिससे किसी की नजर ना जाए। छागन ने वो 2 बोरियां ड्राइवर केबिन के बगल वाली सीट के पास रख दी और लोरी लेकर शहर के व्यापारी के पास चला गया। व्यापारी ने हमेशा की तरह बोरियां अनलोड की और रिसिप्ट वाली पर्ची पर साइन कर दिया। अब छागन यहां से निकला। उसे वह दोनों बोरियां बेचनी थी। वह एक किराने की दुकान के पास रुक गया। भाई, अनाज खरीदोगे? रोज 2 बोरियां दे सकता हूँ। क्या दाम लोगे? वैसे तो दाम 1,000 रुपया है, पर तुम्हारे लिए सिर्फ 800। रोज 2 बोरी दे सकते हो? हाँ, बड़े आराम से। दुकानदार ने छागन को 1,600 रुपये दे दिए।
और छागन अपनी ऊपरी कमाई देखकर बहुत खुश हुआ। ये हुई न बात, सिर्फ थोड़ा सा दिमाग और मुफ्त के पैसे। वाह वाह छागन, तेरा जवाब नहीं। अगले कुछ दिनों तक छागन यही करता था। वह रोज लोरी साइड में लगाकर अनाज चोरी करता था और फिर उसे किराने की दुकान पर बेचता था। अचानक एक दिन बनवारी लाल को शहर की दुकान से फोन आया। ऐसे कैसे हो सकता है, हम तो बराबर माप कर ही बोरी भरते हैं। बनवारी को समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। सिर्फ सेठ जी की ये शिकायत है, मतलब यहाँ से बोरियां बाहर जाने के बाद कुछ तो गड़बड़ हो रही है। शायद छागन कुछ कर रहा है। उस दिन छागन के लोरी निकलते ही बनवारी लाल ने लोरी का पीछा किया अपने कार से। बनवारी लाल ने देखा कि छागन ने लोरी साइड में लगा दी और अनाज चोरी करके दूसरी बोरियों में भरने लगा। तो ये माजरा है। बनवारी लाल ने अपने महंगे फोन से छागन का वीडियो बनाया। उन्होंने छागन का पीछा जारी रखा। छागन ने बोरियां सेठ जी के यहाँ दे दी और साइन भी ले आया। फिर छागन एक किराने की दुकान पर गया और वहां वो दोनों बोरियां बेच दी। यह भी सेठ ने रिकॉर्ड कर लिया। इस दिन जब छागन शाम में अपने घर पर था तो सेठ जी पुलिस ले आए। नवा खराम, जिस थाली से खाता है उसी में छेद करता है। पुलिस ने छागन को गिरफ्तार कर लिया और उसे 7 साल की जेल हो गई। छागन को अपने लालच का फल मिल गया। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आप आगे भी इस प्रकार की कहानियां देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जादुई कुल्हाड़ी का चमत्कार। बहुत साल पहले की बात है। विंध्याचल के जंगल के पास एक गरीब लकड़हारा रहा करता था। वो बहुत ही परिश्रमी, ईमानदार और व्यवहार से कुशल था। वो रोज जंगल में जाकर लकड़ियां काटता था और उन्हें बाजार में बेचकर जो पैसे मिलते थे उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। इन दिनों खांसी और बुखार के कारण वो काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। एक बार वो जंगल में लकड़ियां काटने गया था। वो अपनी कुल्हाड़ी से ठीक से लकड़ियां भी नहीं काट पा रहा था। आधा दिन बीत गया था, फिर भी वो बहुत कम लकड़ियां इकट्ठा कर पाया था। एक भारी भरकम पेड़ की कटी हुई डाल को उठाकर एक तरफ रखते समय उसका पैर फिसल गया और एक दूसरी डाल उसके कंधे पर गिर गई। वो अपने कंधे को दूसरे हाथ से पकड़कर दर्द से करहाने लगा। हे भगवान, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था जो मुझे ऐसी सजा मिली। अब मैं कैसे लकड़ियाँ काटूंगा? लकड़ियाँ न काट पाने पर अपने बाल बच्चों को मैं क्या खिलाऊंगा? लकड़हारे की आंखें भर आई थी। उसे अपने दर्द से ज्यादा रोजी रोटी की फिक्र हो रही थी। फिर उसने जैसे ही कुल्हाड़ी उठाई, वो कंधे के असहनीय दर्द से परेशान हो गया और कुल्हाड़ी नीचे रखकर बैठ गया। उसने एक हाथ से किसी तरह अपनी कटी हुई लकड़ियां इकट्ठा करके फिर से बांधी, मगर उन्हें उठा ना सका। हे भगवान, मैं क्या करूं? मैं इन लकड़ियों को घर भी नहीं ले जा सकता। क्या हुआ वत्स? तुम बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। देवी माँ, मैं ईमानदारी और परिश्रम से अपना काम कर रहा हूँ। आजकल मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लकड़ी भी ठीक से नहीं काट पाता हूँ। इसके बाद आज मैं अपने हाथ से भी लाचार हो गया। अब मैं असहाय हो चुका हूँ। मुझे कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। क्या तुम्हें ये सोना चांदी और धन दौलत चाहिए? नहीं देवी माँ, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकूं, यही बहुत है। देवी माँ ने दाहिना हाथ उठाया और उनकी हथेली के मध्य से प्रकाशमयी किरणें निकलकर लकड़हारे पर पड़ी और वो भला चंगा हो गया। वो अपने कंधे को छूने लगा। उसका सारा दर्द गायब हो चुका था। उसने
अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। देवी माँ ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उनके हाथ में एक चमचमाती कुल्हाड़ी आ गई। ये लो जादुई कुल्हाड़ी, ये सदैव तुम्हारे काम आएगी। इस कुल्हाड़ी से तुम जो भी काटना चाहोगे बड़ी आसानी से काट लोगे। ये जमीन को उपजाऊ बनाने, फसल व पौधे उगाने, फसल काटने और तमाम कामों में सदैव तुम्हारा साथ देगी। इसका सही उपयोग करना। एक बात ध्यान में रखना कि कुल्हाड़ी सिर्फ तुम्हारे कहने से ही काम करेगी। यदि किसी ने ये कुल्हाड़ी तुमसे चुराई तो ये उसके निर्देश पर कोई काम नहीं करेगी। ये सोने, चांदी और दौलत भी तुम्हें दे रही हूँ। लकड़हारे ने अपने दोनों हाथ फिर से जोड़ लिए। इतना कहकर देवी माँ अंतर ध्यान हो गयी। लकड़हारे ने कुल्हाड़ी ली और धन, दौलत कपड़े में समेटकर पेड़ के नीचे रखकर फिर से लकड़ियाँ काटने लगा। जादुई कुल्हाड़ी तेजी से अपना काम करने लगी। लकड़हारा जैसे ही जादुई कुल्हाड़ी चलाता, लकड़ियाँ पलक झपकते ही कट जाती। उसके सामने कटी हुई लकड़ियों का बड़ा सा ढेर लग गया था। वो अचंभित था। आज उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। वो खच्चर पर धन दौलत की गठरी, ढेर सारी लकड़ियाँ और जादुई कुल्हाड़ी लेकर घर पहुँचा। उसकी पत्नी ने जैसे ही लकड़ियों का बड़ा ढेर और बड़ी गठरी और नई कुल्हाड़ी देखी तो वो दंग रह गई। अरे, आज आपने इतनी सारी लकड़ियाँ इकट्ठा कर ली। इस गठरी में क्या है? लकड़हारे ने हंसते हुए सारी कहानी अपनी धर्म पत्नी को सुनाई और गठरी भी खोलकर दिखाई। उसकी धर्म पत्नी ने जब गठरी में सोने, चांदी और रुपए देखे तो वो देखती ही रह गई। जादुई कुल्हाड़ी को वो चूमने लगी। उन दोनों ने अपने जीवन में इतनी सारी दौलत और गहने कभी नहीं देखे थे। दोनों खुशी से पागल हो रहे थे। दूसरे दिन जब लकड़हारा जादुई कुल्हाड़ी लेकर पहाड़ी बाम्बू काटने के लिए गया, तब उसके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। जादुई कुल्हाड़ी ने पलक झपकते ही अपना काम शुरू किया और थोड़ी ही देर में कटे हुए बम्बू के ढेर लग गए। इस बार बम्बू को ले जाने के लिए उसे बैलगाड़ी का सहारा लेना पड़ा। उसने बम्बू को बाजार में बेचकर बहुत सारे रुपए कमाए। उसके पड़ोस में एक दूसरे लकड़हारे ने जब जादुई कुल्हाड़ी का कमाल देखा, तब उसकी नीयत बदल गई। एक दिन मौका देखकर उसने वो कुल्हाड़ी चुरा ली। वो जादुई कुल्हाड़ी लेकर जब जंगल में लकड़ियाँ काटने गया, तब कुल्हाड़ी ने अपना चमत्कार दिखाना बंद कर दिया। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुल्हाड़ी ने उसके इरादों पर पानी फेर दिया। कुल्हाड़ी की धार से धुआं निकलने लगा। वो डर गया और कुल्हाड़ी फिर से उसने उसके मालिक लकड़हारे को वापस कर दी और माफी भी मांगी। मुझे माफ कर दो भाई, मैंने लालच में आकर आपकी कुल्हाड़ी चुरा ली थी। ठीक है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया। तुम्हें लकड़ियाँ काटनी हो तब मैं तुम्हारी मदद करूँगा। उस नेक दिल लकड़हारे ने एक सुंदर योजना के अनुसार बस्ती के सभी लकड़हारों को इकट्ठा किया। भाइयों, हम इस जादुई कुल्हाड़ी के द्वारा जंगल के सूखे पेड़ और सूखी डालियों को काट के ही बाजार ले जाएंगे, जमीन को उपजाऊ बनाएंगे, अच्छी फसल उगाएंगे, बहुत सारे नए पौधे लगाएंगे। इस तरह से पर्यावरण की रक्षा करते हुए धरती माँ को सजाएंगे। ठीक इसी प्रकार हम सभी अपने जीवन को खुशहाल बनाएंगे। लकड़हारे ने जादुई कुल्हाड़ी का सदुपयोग करके बस्ती के सभी लोगों की मदद की। उन्हें भी संपन्नता की एक सुंदर राह दिखाई। नए पौधे उगने लगे, फूल महकने, जनजीवन सुखमय हुआ, पंछी चहकने लगे।